नमस्कार, मैं राजकुमार। एकलव्य भारत में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस विषय में बात करना चाहते हैं वो बड़ा ही अच्छा विषय है। जैसा ही आप सबको पता ही पिछले कल जहाँ पे जो हमारे नए जो उपराज्यपाल बने हैं मनोज सिन्हा जी का जहाँ पे दौरा हुआ, तो आज जिस चीज़ को लेकर हम आपसे बात करना चाहते हैं वो बनी इशू था। जैसे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का मीटिंग के लिए वहाँ पे उनको बुलाया गया था, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कठुआ को, और वहाँ पे जो है इनके डिस्ट्रिक्ट प्रधान जो अजय शर्मा जी गए थे, उनके साथ उनकी मेंबर भी थे। तो बड़े सारे बर्निंग इशू थे, उन्होंने जो वहाँ पे उनको मेमोरेंडम के तौर पर लिखित में दिए, उनसे अवगत भी करवाया। और वही आज पूरा दिन जो चर्चा का विषय जो है आज शहर में रहा। हम वो जानना चाहेंगे कि वो कौन कौन से ऐसे इशूज़ है और ऐसी कौन सी बातें थी जो उन्होंने उनको उपराज्यपाल को जिनसे उन्हें अवगत करवाया है। जी सर, आपका एकलव्य भारत में स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा सर, आप बताएंगे किस तरह की वो बर्निंग इशूज़ है, चाहे वो एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए थे, चाहे कठुआ ज़िले को बेहतर बनाने के लिए, कुछ सुना उसमें ड्यूटी को लेके भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें थी, वो क्या क्या बातें थी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का, एकलव्य भारत का, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज उन्होंने हमसे रूबरू होने का मौका हमें दिया, और आपके माध्यम से हम जितने भी हमारे कठुआ की आम जनता है या हमारे एडवोकेट वकील भाई हैं जो अभी शायद पेंडेमिक की वजह से अपने अपने घरों में हैं, और पूरी तरह से चूँकि हमारी कोर्टें भी फंक्शन नहीं करनी हैं, तो हमारे उपराज्यपाल जो मनोज सिन्हा जी पहली बार उपराज्यपाल बनने के बाद पहली बार कठुआ में आए थे, तो हमें भी यहाँ पर पहली बार बार एसोसिएशन को भी इस तरह से उन्होंने एक फॉर्मल इन्विटेशन दिया था। और मेरे साथ हमारी बार की वाइस प्रेसिडेंट रमीज जसरोटिया जी मैडम, और उनके हमारे जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट कमलजीत सिंह जी, हम 3 लोगों को वहाँ पर बुलाया था। और हमने उपराज्यपाल महोदय के सामने जो है अपनी कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर जो है चर्चा की है। तो उसमें सबसे पहले हमने एक उनको 16 पॉइंट का मेमोरेंडम दिया था, उनको लिखित में भी दिया है और उनके सामने जो है हमने प्रस्तुत भी किया था। और सबसे पहले हमने अपने मेमोरेंडम में एक बात रखी थी कि हम चाहते थे कि दिल्ली गवर्नमेंट ने पिछले साल एक 50 करोड़ रुपया जो है एक अपने बजट में इन्होंने निर्धारित किया है और एक फ़ंड क्रिएट किया है, जिसको चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम बनाया है। और उसके तहत जो है उन्होंने 5 लाख का जो है एक मेडिकल इंश्योरेंस किया जाएगा हर उस वकील का जो दिल्ली के अंदर रहता है या दिल्ली में काम करता है, और उसके साथ 10 लाख का जो है टर्म इंश्योरेंस भी किया जाएगा। और उसमें उन्होंने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को जो है आगे किया है कि वो एक कमेटी गठित की है और उस हिसाब से उसका वकीलों के लिए जो कल्याण की योजनाएं हैं ये उन्होंने बनाई हैं। तो हमने ये उनसे मांग की है हमारे गवर्नर उपराज्यपाल जी से कि अगर उस तरह की चीज़ें दिल्ली भी तो यूटी है, अगर दिल्ली यूटी के अंदर जो है वकीलों के वेलफेयर के लिए इस तरह की इंश्योरेंस की स्कीमें बनाई जा सकती हैं, तो क्या कारण है कि जम्मू कश्मीर भी आपने यूटी बनाई है तो वहाँ क्यों नहीं हमारे वकीलों, क्योंकि हमारे एडवोकेट्स जो है प्रोफेशनल लोग हैं, हम लोग जो है सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, हमारा भी इकॉनमी में एक बहुत बड़ा रोल है इंडिया की एक इकॉनमी के अंदर। तो हम भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर के वकीलों को भी इस तरह की योजनाओं का लाभ मिले, कि गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट और होम मिनिस्ट्री अब चूँकि हेड कर रही है, वो भी हमारे लिए इस तरह का दिल्ली गवर्नमेंट अगर फंड क्रिएट कर सकती है तो यहाँ भी हमारी जो गवर्नमेंट जो है, मुझे यकीन है कि वो जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो है एडवोकेट वेलफेयर फंड जो है अलग से जो है गठित किया जाएगा और इस तरह की एक स्कीम बनाई जाएगी जिसके तहत वकीलों का जो है मेडिकल इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस किया जाएगा दिल्ली की तर्ज पर। ये हमारी पहली मांग थी। दूसरी हमारी मांग एक और बड़ी महत्वपूर्ण थी, जिसमें हमने कहा कि आपको पता होगा 2012 से जब हमारी उस वक्त की गवर्नमेंट ने जो कंज्यूमर फोरम बनाई थी, जो कंज्यूमर अदालतें जो बनाई थी हर जिला लेवल पर, और पहले क्योंकि जम्मू में एक अदालत होती थी और एक अदालत हमारी कश्मीर में थी, तो उसके बाद की गवर्नमेंट ने उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम हर ज़िले के लेवल पर जो है लोग अपनी जो है शिकायतें जो है वो कंज्यूमर कोर्ट में दायर कर सकते हैं और उनका निपटारा करवा सकते हैं। लेकिन कुछ कारणों के चलते हमारी कठुआ में के अंदर जो थी हमारी जो कंज्यूमर उपभोक्ता अदालत कहते हैं, उस उपभोक्ता अदालत के जो मेंबर थे वो फाइनलाइज नहीं हुए थे। लेकिन पिछले साल
जून के महीने में मैंने यहाँ पर हमारे जो नए उस वक्त के नए हमारे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज श्री पी.डी. कोतवाल जी जो आए, और जब हमने हमारी बार ने उनके समक्ष ये उनका मुद्दा उठाया और उन्होंने हमें हर संभव जो है आश्वासन दिया और कि हम इसका जो है पैनल बना के फाइनलाइज करेंगे, और उन्होंने वो पैनल बनाया भी। और उस वक्त के डीसी साहब हमारे डॉक्टर राघव लंगर जी थे, और उस डीसी साहब ने, हमारे डॉक्टर साहब ने और जज साहब ने मिलकर, और बतौर बार प्रेसिडेंट मैंने, क्योंकि बार प्रेसिडेंट भी उस वक्त के कानून के मुताबिक मेंबर था, तो हमने वो पैनल बना के भेजा। लेकिन उसके बीच में जो था 5 अगस्त को आपको पता होगा कि आर्टिकल 370 एब्रोगेशन का बिल पेश हुआ, और 9 अगस्त को जो था रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के ऊपर साइन किए हमारे राष्ट्रपति महोदय ने। और बड़ी विडंबना देखिए कि 9 अगस्त को ही सेंटर का जो नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 था उसके ऊपर भी साइन किए गए, लेकिन वो जो बिल था वो जुलाई महीने में बना था, लेकिन साइन उसको 9 अगस्त को किए गए। और 5 और 6 अगस्त को रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया, और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ये कहता था कि जम्मू कश्मीर का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो डिलीट किया, रिपील किया है उसमें। लेकिन जो जुलाई महीने में उन्होंने सेंटर में जो बिल पेश किया था, वो बिल में क्लियर उन्होंने ऊपर लिखा था कि दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हुआ कि 9 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर की ऐसी स्थिति बन गई कि जम्मू कश्मीर में ना ही अपनी स्टेट का एक्ट भी खत्म हो गया और सेंटर का एक्ट भी एप्लीकेबल नहीं है। और आज ये इतने साल होने को आया, अभी तक ये एप्लीकेबल नहीं था। तो इसलिए हमने उनके सामने ये मुद्दा उठाया, क्योंकि ये सिर्फ कठुआ की बात नहीं, कठुआ में तो आप मान लीजिए हमारे ज़िला में 2012 से उपभोक्ता अदालतें काम नहीं कर रही हैं और लोगों पर तारीख पड़ रही है। लेकिन ये अब पिछले साल से पूरे जम्मू कश्मीर की जो हमारी कंज्यूमर कोर्ट थी वो डिसॉल्व्ड है, वो फंक्शन नहीं कर रही हैं। तो हमने उपराज्यपाल महोदय से ये प्रार्थना की कि आप हर जिले लेवल पर दोबारा से जो है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन जो है गठित करें, और पहले इस एक्ट को एक्सटेंड करें स्टेट के अंदर, और फिर जो है जो उपभोक्ता अदालतें हर जिले के अंदर जो है जल्द से जल्द शुरू की जाए। ये हमारी सेकंड उसमें मांग थी। तीसरा हमारा जो मुद्दा था, अभी आपको याद होगा कि अक्टूबर और नवंबर महीने में एडवोकेट्स और जम्मू बार एसोसिएशन, जिसमें सांबा बार एसोसिएशन, उधमपुर बार एसोसिएशन और भी हमारी जो बार एसोसिएशन थी जो हमारी सपोर्ट कर रही थी, कुछ एक्टिवली हम हड़ताल कर रहे थे, कुछ लोग जो थे पैसिवली हमें सपोर्ट कर रहे थे। तो वो हमारी तब की ये मांग थी कि ये जो रजिस्ट्रेशन पावर्स आपने चेंज किए हैं, इससे जो आने वाले लोगों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, वकीलों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन बाद में जब गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई कि हमने वही चीज़ जो है लागू करनी है जो पूरे इंडिया में चल रही है, तो उन्होंने कहा कि हम एक अलग डिपार्टमेंट क्रिएट करेंगे, और हम अलग डिपार्टमेंट क्रिएट करेंगे और इससे आम पब्लिक को भी सहूलत होगी, वकीलों को भी सहूलत होगी। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि हम जो है इस रजिस्ट्रेशन की ऑफिस को और सब रजिस्ट्रार की ऑफिस को, जहाँ भी एडवोकेट्स की जहाँ पर मेन कोर्टें होंगी उनके साथ साथ उनके अगल बगल में इनको वहाँ पर बिल्डिंग चिन्हित करके बनाया जाएगा, या किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाएगा। तो हमारी सबसे पहली ये हमारी स्पेसिफिक मांग थी कठुआ कोड को लेकर कि जो रजिस्ट्रार का ऑफिस है और सब रजिस्ट्रार का ऑफिस है, हम चाहते थे यहाँ पर हमारी कठुआ कोर्ट के अंदर एक वेटनरी बिल्डिंग के साथ वेटनरी हॉस्पिटल की एक बिल्डिंग है, तो हम चाहते थे कि ये ऑफिस वहाँ पर शिफ्ट किया जाए, और वेटनरी हॉस्पिटल को एनिमल शीप हस्बेंड्री जो है डिपार्टमेंट का, जो जहाँ पर 40 केनाल की लैंड है, ये वहाँ पर डिपार्टमेंट शिफ्ट किया जाए। क्योंकि 2013 से एक हमारी कठुआ की एडमिनिस्ट्रेशन ने एक पॉलिसी बनाई है कि कठुआ के अंदर जितने भी ऑफिसेज हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं या इस तरह के ऐसी चीज़ें हैं जिनका अब कठुआ, क्योंकि सिटी हमारी एक्सपैंड हो रही है, तो उन्होंने सारे ऑफिस जो है वो एक शिफ्टिंग की प्रक्रिया ऑलरेडी बनाई हुई है। लेकिन अब उसमें कोर्ट और हमारी जो जेल है, ये दो चीज़ें जो है गवर्नमेंट बिल्डिंग जो है यहाँ पर रखी हैं, और हमारी नई बिल्डिंग भी बन रही है। तो हम चाहते हैं कि ये उस जगह जो है वेटनरी हॉस्पिटल की बिल्डिंग को उस पर जो है शिफ्ट किया जाए। और दूसरा एक और बड़ा महत्वपूर्ण बात थी कि हमारी एक जुवेनाइल बोर्ड है, और जुवेनाइल बोर्ड जो है वो भी काफ़ी देर से जो है कालीबड़ी में एक प्राइवेट बिल्डिंग में फंक्शन कर रहा है। तो हमारे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसके चेयरमैन हैं, उनको उठ के वहाँ पर जाना पड़ता है, लगभग 1-1.5 घंटा हमें जाने में लगता है, क्योंकि ट्रैफिक की व्यवस्था होती है, कंजेशन है। तो और कुछ मुलजिम जो है, जो एक ही घर के परिवार के कुछ लोग होते हैं, उनको कुछ आधों को ट्रायल यहाँ कठुआ में फेस करना पड़ता है, आधों को कालीबड़ी फिर से वहाँ पर जाना पड़ता है। तो दो जगह उनकी हरासमेंट भी होती है, वकीलों को भी प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये जुवेनाइल बोर्ड भी जो है वहीं उसी के साथ बिल्डिंग में, क्योंकि वहाँ पर 2 बिल्डिंगों के लिए काफ़ी स्पेस भी है और ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग बिल्डिंग भी है,
तो अगर ये जुवेनाइल बोर्ड भी वहाँ पर शिफ्ट हो जाता है तो ये भी जो है वकीलों को इससे सहूलत होगी, हमारे बार मेंबर्स को सहूलत होगी, पब्लिक को सहूलत होगी। तो ये भी हमने एक मुद्दा जो हमारा एक लोकल इशू था ये हमने उनके सामने उठाया। और जो चौथा हमारा पॉइंट था उसमें हमने एक राष्ट्रीय स्तर का, हमारी अलग अलग राज्यों के अंदर जो है अलग अलग जितने भी वकीलों की एसोसिएशंस हैं उन्होंने एक डिमांड रखी है अपनी अपनी स्टेट गवर्नमेंट के सामने कि एक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो बनाया जाए, कि जहाँ पर आए दिनों आप देखते हैं कि बाहरी राज्यों में अलग अलग जगह पर वकीलों को अननेसेसरी हरास किया जाता है, उनको दमनकारी नीति अपनाई जाती है, कोई गुंडे लोग उनके पर हावी होते हैं, क्रिमिनल, क्योंकि हम लोग क्रिमिनल्स के भी केस लड़ते हैं, किसी के खिलाफ लड़ते हैं, किसी के हक में लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं वकीलों को भी सेफ एनवायरनमेंट नहीं मिलता। तो वो सेफ एनवायरनमेंट पैदा करने के लिए एक हम पूरे देश के जो वकील हैं ये चाहते हैं कि इस एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है हर स्टेट गवर्नमेंट उसको एनेक्ट करे। वो भी हमने मांग रखी कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो है अलग अलग राज्यों की तर्ज पर, जैसे मध्य प्रदेश राज्य है हमारा, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, इन राज्यों की गवर्नमेंट ने एक बिल भी बनाया और बहुत जल्द वो इस एक्ट को पास करने वाले हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी राज्य में भी जो है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लागू होना चाहिए। ये हमारा चौथा पॉइंट था। और उसके बाद हमने उनसे बात की एक रेवेन्यू कोर्ट्स के बारे में, क्योंकि जो हमारी अदालतें जहाँ पर हमारे एग्रीकल्चर लैंड्स के डिस्प्यूट चलते हैं या उनकी सुनवाई होती है, ये जो एक हमारे पुराना जो सिस्टम है उसके तहत जो है हमारी जो पावर्स जो है हमारे डिप्टी कमिश्नर, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर, हमारे एडीसी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इन लोगों को ये पावर्स जो है एक्ट के अंदर दी गई हैं। और बड़ी एक अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक ही ऑफिसर के ऊपर 10-10 पावर्स और 10-10 उसको काम दिए हैं। तो क्या होता है कि हमारी जो रेवेन्यू अदालतें हैं वो रेगुलर नहीं चल पाती, क्योंकि कोई ना कोई हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, कहीं प्रोटोकॉल में, कभी किसी चीफ मिनिस्टर का विजिट है, गवर्नर का विजिट है, कहीं कहीं जाना पड़ता है, लॉ एंड ऑर्डर देखना, कहीं रोड जाम है, कहीं कोई मिसहैप हो गया है, कहीं कोई डेवलपमेंट इश्यूज़ हैं, कहीं पंचायतों के साथ बीडीसी मेंबर्स, चेयरमैन के साथ मिलना पड़ता है, उनके साथ डेवलपमेंट इशू उठाने पड़ते हैं, लॉ एंड ऑर्डर, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी प्रॉब्लम है। तो वो इस जो है मैं समझता हूँ कि रेवेन्यू कोर्ट जो है पूरी तरह से फंक्शन नहीं हो पाती। और हमारे काफ़ी लिटिगेंट हैं जहाँ पर 2-2, 3-3 महीने की डेटें पड़ती हैं और हम उसमें किसी को भी जिम्मेवार नहीं मानते, वो जिम्मेवार हम सिस्टम को मानते। इसलिए हम उस सिस्टम को सुधारने के लिए हमने गवर्नर महोदय को ये सुझाव दिया है कि वो क्यों ना एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किए जाएं रेवेन्यू कोर्ट्स के लिए, और रेवेन्यू कोर्ट हमारी सिविल कोर्ट की तरह जो है पूरा हफ्ता वर्क करें और पूरा हफ्ता जो है केसों की सुनवाई हो। और जल्द से जो एक पेडेंसी चली हुई है, आपको याद होगा कि अभी भी आप जा सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, आरटीआई लगा सकते हैं कि बिग लैंड 1950 के जो आगे जो लैंड डिस्प्यूट्स पड़े हुए हैं, आज तक उन केसेस की जो है मामले लंबित हैं और 3-3 महीने की डेटें पड़ती हैं और कोई भी इफेक्टिव कार्रवाई नहीं हो पाती। तो उसकी वो वजह है। और हमने उनको कहा कि या तो आप स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट करें या आप ऐसा करें कि पूरे यूटी के अंदर अलग अलग जिला के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ट्रिब्यूनल बनाई जाए। और उस ट्रिब्यूनल में जो है, ट्रिब्यूनल का काम यही हो कि जैसे ट्रिब्यूनल रेगुलर वर्क करेगी, जैसे 5-7 साल के अंदर अगर वो केसेस की पेडेंसी खत्म कर देती है तो दोबारा से ट्रिब्यूनल को अबॉलिश करके दोबारा पावर्स आप सेम लोगों को दे सकते हैं अगर पेडेंसी अगर ख़त्म करनी है। वो एक सुझाव हमने उनको दिया। तो उसके बाद हमने डोमिसाइल के ऊपर हमने बात की कि आपने पिछले दिनों डोमिसाइल के ऊपर इन्होंने जो हमारे गवर्नर महोदय ने आते ही जो अमेंडमेंट की और 5 दिन की रखा, क्योंकि जब उनके सामने ये बातें गई कि जो स्टेट सब्जेक्ट होल्डर्स लोग हैं उनको एक हरासमेंट हो रही, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट भी एक हमारा ऐसा डॉक्यूमेंट था जहाँ पर हमारी 20-20 नकलें जो उसके साथ अनेक्स की जाती थी, इंक्वायरियाँ होती थी, ऑब्जेक्शन इन्वाइट किए जाते थे, उसके बाद इतनी प्रक्रिया से गुजर कर हमें स्टेट सब्जेक्ट मिलता था। तो उन स्टेट सब्जेक्ट होल्डर्स के साथ भी उनको दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि उनकी भी इंक्वायरी कर रहे थे, कोई उनको बोल रहा था ऐसे लाओ वैसे लाओ। तो गवर्नर महोदय ने जो अमेंडमेंट की हम उसका भी हमने उनको मुबारकबाद दी कि स्वागत किया, लेकिन उसके साथ साथ हमने एक और सुझाव उनको दिया कि आप डोमिसाइल जो 5 दिन में हमें फैसिलिटी दोगे, क्योंकि ऑनलाइन भी हम अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी 2G कनेक्टिविटी है स्टेट के अंदर, तो ऑनलाइन में काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं। कई लोगों के ऐसे डॉक्यूमेंट आ रहे हैं जैसे उनको लगता है ये फर्जी डोमिसाइल बनाया गया हो, तो फिर वो बेचारे स्टैंप लगाने जो है तहसीलदार के ऑफिस में जा रहे हैं। तो उस ऑनलाइन का भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने उनको सुझाव दिया कि आप जो है
रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जैसे आरटीओ जो आरसी जो है हमारे घरों में एक बार हमें जाना पड़ता है और आरसी के लिए डॉक्यूमेंट दे देते हैं, और महीने 1.5 महीने के बाद जो टाइम बाउंड उनका जो सिस्टम है आरटीओ के मुताबिक वो हमारे घरों में आरसी पहुंच जाती है। तो क्यों ना इसी तरह का जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसने ऑनलाइन भी अप्लाई किया हो या ऑफलाइन भी अप्लाई किया हो, उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी जो है वो घर में पहुंच जाए, उसको बार बार वहाँ चक्कर ना लगवाने पड़े। तो ये सुझाव भी जो है हमने अपने उप राज्यपाल महोदय को दिया, क्योंकि पिछले दिनों जम्मू डीसी ने भी कुछ सर्टिफिकेट जो है पोस्टल के जरिए लोगों को बांटे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये पूरी स्टेट में इस तरह का एक ऑर्डर निकल जाए ताकि आम लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल करने में कोई भी दिक्कत ना आए। उसके बाद का जो हमने हमारा पॉइंट था, 7वां पॉइंट था, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हमारे जो टोल प्लाज़ा लखनपुर के अंदर स्थापित किया गया, जिसका काफ़ी हमारे लोगों ने विरोध भी किया, कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, और सब लोग चाहते थे कि ये टोल प्लाज़ा जो है नहीं लगना चाहिए। लेकिन अब गवर्नमेंट की पॉलिसी है, क्योंकि सेंटर का एक एक्ट बना हुआ है, टोल सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं पूरी देश में लग रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट के पास एक वैलिड पॉइंट है कि कानून बना हुआ है, और वो ये भी कहते हैं कि कानून जो है वो 2008 और 2007 के पहले का बना हुआ है, तो उसके तहत एक पॉलिसी है। तो उन्होंने लखनपुर में भी लगाया। हम लखनपुर में के टोल प्लाज़ा का मेन विरोध करने का हमारा कठुआ के लोगों का मेन कारण था कि लखनपुर जो है एक हमारा एंट्री पॉइंट है, ये बॉर्डर पॉइंट है, और बॉर्डर पॉइंट के अंदर और हमारे कठुआ के लोगों को, हीरानगर के लोगों को, आसपास ऊपर के लोगों को, हम लोगों को जम्मू एक 100 किलोमीटर दूर है, और पठानकोट हमें 25 या 30 किलोमीटर के पास आता है। और पठानकोट में हम जो है प्रेफर करते हैं जाना, और रोज़ आना जाना लगा रहता है, कोई पेशेंट जा रहा है, कोई कुछ जा रहा है, कोई आ रहा है, जा रहा है। तो एक जो उन्होंने 20 किलोमीटर के दायरे में जो है लोगों को कोई भी सुविधा नहीं दी है, उनके लिए भी उन्होंने अलग से एक पास कहा कि पास बनाने मैंडेटरी किया है। तो हमने उनसे गुजारिश की है उपराज्यपाल महोदय से कि आप हमें जो है फ्री एग्जाम्पशन किए जाए, जो 20 किलोमीटर के दायरे में जो लोग रहते हैं उनको फ्री पास, उनको कोई पास लेने की जरूरत ना पड़े, उनको फ्री आने जाने दिया जाए। और उसके साथ जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोग हैं वो भी अगर अपना इलाज कराने जाते हैं तो उनके ऊपर भी ज्यादती ना किया जाए, उनसे भी जो है अननेसेसरी, क्योंकि हर बंदा एम्बुलेंस लेके तो जा नहीं सकता। अब किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई प्राइवेट गाड़ी लेता है, वो किसी अपने नेबर की लेगा, अपनी लेगा, तो वो वहाँ से निकलेगा, अगर उसको भी टोल देना पड़े, टोल के लिए वहाँ पर रुकना पड़ेगा, तो मैं समझता हूँ कि ये उसके साथ भी ज्यादती होगी। क्योंकि ये गंभीर बीमारियों से जो लोग ग्रसित हैं, वो चाहे एपीएल के लोग भी हों, और उनको बीपीएल बदलने में कोई समय नहीं लगता। इसलिए हमने उनसे एक बड़ी महत्वपूर्ण डिमांड की कि आप 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों के लिए लखनपुर टोल प्लाज़ा का जो शुल्क है वो पूरी तरह से माफ़ किया जाए, और 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों से भी, और जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोग हैं उनसे भी जो है टोल ना लिए जाए। ये हमारी एक मांग थी। और उसके बाद हमने कठुआ की ब्यूटिफिकेशन की बात की, क्योंकि आपको जानते हैं कि हमारा कठुआ शहर जो है काफ़ी देर से जो है इसकी एक अनप्लान्ड ग्रोथ हुई है, अनसिमेट्रिकल ग्रोथ हुई है 1975 के बाद। और 2014 से हमारा जो कठुआ का मास्टर प्लान है वो भी अभी हाउसिंग बोर्ड के पास लंबित है, वो भी अभी अप्रूव नहीं किया गया है। तो हमने उनसे गुजारिश की कि जैसे उधमपुर में मास्टर प्लान है, जम्मू में मास्टर प्लान है, तो इस तरह का मास्टर प्लान जो है हमारे कठुआ सिटी में भी लागू किया जाए। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने अभी साल पहले कठुआ डेवलपमेंट अथॉरिटी भी बनाई है, जिसमें उन्होंने काफ़ी जो है ऊपर का एरिया, गोविंदसर गांव का एरिया, जो नेशनल हाईवे के ऊपर के एरियाज़ हैं वो भी उसमें इंक्लूड किए हैं। तो लेकिन उस अथॉरिटी भी जो है वो फंक्शनल नहीं हो पाई है। ये भी हमने उनसे गुजारिश की कि कठुआ डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी फंक्शनल किया जाए, और उस मास्टर प्लान को भी जल्द से जल्द जो है अप्रूव करवा जाए कठुआ के लिए। और उसके बाद हमने रेलवे स्टेशन की बात की उनसे, क्योंकि कठुआ का रेलवे स्टेशन है, कठुआ ये भी कठुआ का एंट्री पॉइंट है हमारा। तो हमने इसकी अपग्रेडेशन की बात की। हमने उनसे कहा कि इस रेलवे स्टेशन को एक स्मार्ट रेलवे स्टेशन बनाया जाए, और इसमें कठुआ के जो हमारे वैष्णो देवी माता की, क्योंकि हम लोग जो हैं माता वैष्णो देवी को बड़ा एक आदर्श मानते हैं, उनकी बड़ी उपासना करते हैं, और हर बच्चा, हर जो है इस हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, उनकी आस्था जुड़ी हुई है, तो वो जाना चाहता है, कटरा जाना चाहता है। तो लेकिन उनको फिर पहले जम्मू जाना पड़ता है, फिर उधमपुर, फिर कटरा, तो एक थोड़ा सा एक रूट है। तो हम चाहते हैं कि जो फास्ट ट्रेन की सुविधा जिसकी हमारे वर्तमान गवर्नमेंट ने जो है बड़े बड़े दावे किए हैं, उन्होंने श्री शक्ति एक्सप्रेस जो है वो माता वैष्णो देवी के लिए शुरू की थी। उसके बाद जो अभी पिछले दिनों वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो भी लगाई है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इन दोनों ट्रेन का जो स्टॉपेज है वो कठुआ स्टेशन नहीं है।
श्री शक्ति एक्सप्रेस का पठानकोट में स्टॉपेज है और कहीं नहीं है, लेकिन वंदे भारत का लुधियाना के बाद सीधा जम्मू स्टॉपेज है। तो हमने उनसे मांग की है कि ये दोनों ट्रेनें जो माता वैष्णो देवी श्रद्धालुओं के लिए जो है कम से कम उनको ध्यान में रखते हुए ये कठुआ में भी इसका जो 2 ट्रेनों का स्टॉपेज बनाया जाए, और ये उनसे हमने मांग की है। और उसके बाद हमने एक इंडोर स्टेडियम की बात की है कि कठुआ का यूथ जो है, हमारे यूथ के अंदर बहुत टैलेंट है, लेकिन बड़ा अफसोस है कि हमारे पास इतनी स्पोर्ट्स की सुविधाएं नहीं है। तो काफ़ी स्पोर्ट्स के जो जुड़े हुए लोगों ने हमें सुझाव दिया था कि आप ये इंडोर स्टेडियम की जो है कम से कम एक डिमांड उनके सामने रखें कि कठुआ हेडक्वार्टर के अंदर जो है एक इंडोर स्टेडियम, अच्छा सा इंडोर स्टेडियम बनना चाहिए, ताकि जो है हमारे यहाँ से भी खिलाड़ी जाएं, हम भी, हमारे लोग भी यहाँ अलग अलग गेम्स में जो है मेडल जीत के आए, जिसमें कठुआ का नाम भी रोशन होगा और कठुआ के यूथ को एक मौका मिलेगा अपने टैलेंट को उभारने का, और वो बुरी चीज़ों से, बुरी लतों से, नशे आदि की चीज़ों से जो है दूर रहेंगे। तो अगर ये इंडोर स्टेडियम कठुआ में बनता है तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे युवाओं के लिए और हमारे लोगों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ी एक सौगात होगी। ये भी हमने उनसे मांग की। और उसके बाद हमने हॉस्पिटल का जहाँ तक बात है, हमने, हमारा एक महात्मा गांधी चाइल्ड एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल है जो कठुआ के बीचों बीच है, हमने उसकी अपग्रेडेशन की बात की, उसकी फुल फंक्शनल, चूँकि पिछले दिनों जब से मेडिकल कॉलेज यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो कालीबड़ी के पास था, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को उन्होंने अपने मेडिकल कॉलेज के अंदर मर्ज कर लिया है, और वो मेडिकल कॉलेज के मर्ज होने के साथ उन्होंने इसको एसोसिएटेड हॉस्पिटल का नाम दिया है। तो अब एक कन्फ्यूज़न का वातावरण बना हुआ है। अब सही मायने में ना वो मेडिकल कॉलेज दिख रहा है, ना ही वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दिख रहा है। तो कहने का मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को हम एक तरह से अगर कहें कि वो मर्जर हो चुका है मेडिकल कॉलेज में, तो ये बात गलत नहीं है। तो अगर वो वहाँ पर मर्जर हो चुका है तो हम चाहते हैं कि जो दूसरा हमारा एक पुराना यहाँ पर हॉस्पिटल चलता था, जिसको बाद में अपग्रेड करके महात्मा गांधी चाइल्ड एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल का नाम दिया गया, इसको भी जो है फुली फंक्शनल बनाया जाए और इसमें 24/7 OPD की जाए, शिफ्ट वाइज डॉक्टर बिठाएं, आप लोगों को समस्याएं, आम लोग जो हैं अगर उनको मेडिकल कॉलेज में स्पेसिफिकली जाना पड़ेगा तो वो यहाँ भी जो है सुविधा डॉक्टर से जो है OPD कंसल्टेशन ले सकते हैं। और इसको चाइल्ड एंड मैटरनिटी जो है वो उनके जो डॉक्टर्स भी, गायनेकोलॉजिस्ट भी यहाँ पर बिठाए जाना चाहिए, चाइल्ड स्पेशलिस्ट यहाँ पर बिठाए जाना चाहिए, और भी जो है अलग अलग OPDs जो हैं आप 24/7 यहाँ पर महात्मा गांधी हॉस्पिटल में रखें। ये हमने उनसे मांग की। और उसके बाद हमने ISBT जो हमारा कठुआ का इंटर स्टेट बस स्टैंड है, जिसको मुझे लगता है 15 से ज़्यादा साल हो गए हैं, कभी कहाँ उद्घाटन, कभी कहाँ बोर्ड लगाया जाता है, कभी कहाँ रिबन काटा जाता है। पिछले दिनों हालांकि उसका ज़मीन चिन्हित की गई थी, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि ज़मीन चिन्हित होने के बावजूद भी उस ISBT का काम नहीं शुरू हो पाया। वो क्या वजहें हैं ये गवर्नमेंट बेहतर हमसे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमसे बेहतर जानती है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उस ISBT को सिर्फ कागज़ों में ना दिया जाए, कागज़ों ना दिखाया जाए कठुआ में ISBT है। वो हम चाहते हैं कि ग्राउंड लेवल पर उसकी डेवलपमेंट की जाए, वहाँ पर इंटर स्टेट की बसेस रुकनी चाहिए, वहाँ पर सवारियों को वो चढ़ाएँ उतारें। वो लोग आए दिनों हमारे लोगों से झगड़ा करते हैं, वो कभी कहते हैं कि हम कालीबड़ी नहीं रोकेंगे, कभी कहते हैं नहीं ISBT है ही नहीं, हमें आर्डर नहीं है, कई तरह की, हम लखनपुर उतार देंगे ज़्यादा आपको। तो कहने का मतलब है कि हमारे लोगों को बहुत दिक्कत आती है, आम लोगों को दिक्कत आती है। सभी के पास मोटरसाइकिल नहीं है, सभी के पास गाड़ियां नहीं है, आम आदमी के पास जो है वो अभी भी बसेस से ट्रैवल करता है। तो हम चाहते हैं कि ये ISBT का जो है काम जल्द से जल्द उसको फंक्शनल बनाया जाए, और जो है ग्राउंड पर, धरातल पर हम उसको ISBT को एक अच्छा ISBT कठुआ का देखना चाहते हैं। वो भी हमने एक उनके सामने मुद्दा उठाया। और उसके बाद हमने कठुआ के पार्किंग की जो एक बहुत बड़ी समस्या है। अब देखिए कठुआ में आप अगर सर्वे करेंगे पिछले 20 सालों में इतनी ट्रैफिक बढ़ी है, इतने लोगों ने गाड़ियां ली हैं, या वो और लोग भी जहां पर जमावड़ा हुआ है, आप 370 टूटा है, आप बाहर के लोग भी जो यहाँ पर आएंगे, तो एक इस तरह का मैस बना हुआ है। रोड वही है लेकिन गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई हैं, पार्किंग लॉट्स हमारे पास है नहीं है। अब जो छोटे मोटे पार्किंग लॉट्स हैं वहाँ पर वो पूरे नहीं कर पाते हैं ज़रूरतें। और अलग अलग शहर में आपने देखा होगा कि अलग अलग माल वहाँ पर बनाए गए हैं। अब उनकी माल की भी जो है पार्किंग की व्यवस्था नहीं की है। वो किस तरह से NOC दिया गया, चाहे कठुआ को एक हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए कि शायद हो सकता है कि कठुआ को एक थोड़ा सा बूस्ट करना चाहते होंगे वो सिस्टम को, इसलिए उन्होंने उनको परमिशनें दी, लेकिन उनके पास भी जो है पार्किंग की कोई परमिशन नहीं है। तो लोगों को मजबूर गाड़ियां जो है सड़क के किनारे खड़ी करनी पड़ती हैं। और ऊपर से जब ट्रैफिक पुलिस जो है हमारी जो है वो उनकी गाड़ियां उठा के ले जाती है। अब मुझे बताएं, जब तक पार्किंग होगी नहीं लोगों के पास तो लोग
गाड़ियां तो फिर सड़क के किनारे ही खड़ी करेंगे, फिर कहाँ खड़ी करेंगे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और फिर उधर से जब ट्रैफिक पुलिस उनकी गाड़ियाँ उठा के ले जाती है, एक उनके लिए हरासमेंट हो जाती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पार्किंग लॉट सिर्फ एक ही जगह ना की जाए कि एक जगह पार्किंग लॉट बना दिया तो अब क्या आप क्या समझते हैं कि कालीबड़ी में कोई पार्किंग लॉट में गाड़ी खड़ी करके मुखर्जी चौक में शॉपिंग करने कोई आएगा क्या? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको छोटे छोटे डिस्टेंस पर जो है पार्किंग लॉट जो है वो बनाने पड़ेंगे। और हमने उनसे गुजारिश की कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू या म्यूनिसिपैलिटी के थ्रू या कैसे भी हो सकता है, सरकार के सरकारी तंत्र है वो किस तरह से भी करवा सकते हैं, या कठुआ डेवलपमेंट अथॉरिटी के थ्रू, कि ये पार्किंग लॉट्स जो है अलग अलग जगह पर चिन्हित किए जाएं और ताकि लोगों को गाड़ियां जो है वॉकिंग डिस्टेंस पर गाड़ियां खड़ी करें और वॉकिंग डिस्टेंस पर जो है जाके उनको शॉपिंग जो कर सकें। तो ये हमने उनके सामने पार्किंग का मुद्दा भी उठाया उनके सामने। और उसके बाद हमने मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि मेडिकल कॉलेज जो है हमारा नेशनल हाईवे की दूसरी तरफ बना हुआ है और बीच में डिवाइडर है, और हमने उनसे कहा कि अगर मेडिकल कॉलेज आपने वहाँ पर बनाया है नेशनल हाईवे की दूसरी तरफ, तो अगर यहाँ से हमारे चंदग्राम से आने वाले लोग अगर मेडिकल कॉलेज जाना चाहेंगे, उनको पहले कालीबड़ी जाना पड़ेगा, पहले शहीदी चौक से गुजर के फिर उधर से गुजर के, तो एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। अगर यहाँ से हमारे कीड़ी गंडियाल के कोई लोग आते हैं तो उनको भी कोई इधर से गुजरना पड़ता है, कभी शहीदी चौक जाना पड़ता है, फिर कालीबड़ी जाना पड़ता है, फिर कालीबड़ी से टर्न करके, तो वो एक बहुत उसमें लंबा टाइम वेस्ट होता है। तो हम चाहते हैं कि एक स्पेशल रोड जो है वो सीधा जो है कठुआ सिटी से बीचों बीच मुखर्जी चौक को टच करती हुई सीधा जो है मेडिकल कॉलेज को है उसके साथ टच करनी चाहिए, और बीच में जो है कम से कम कोई उनको सहूलत मिले कि मेडिकल कॉलेज जो है इजीली अप्रोचेबल हो और वो पार्टिकुलर रोड पर जो है मेडिकल कॉलेज जो है इजीली लोग अप्रोच कर सकें। तो ये हमने उनसे मांग की है कि एक डायरेक्ट रोड कनेक्टिविटी जो है मेडिकल कॉलेज के साथ और हार्ट ऑफ द सिटी के साथ जो है कनेक्ट किया जाए। ये भी हमने उनके साथ में जो है उस मांग रखी। और उसके बाद हमने दो बड़े महत्वपूर्ण बिंदु थे। जब से हमारा जो ये नेशनल हाईवे का 4 लेनिंग हुआ है, दो उन्होंने एक ऐसे जोन बना दिए हैं, एक्सीडेंटल जोन बना दिए हैं। एक हमारा कालीबड़ी चौक है और एक हमारा हटली मोड़ चौक है। दोनों पर आए दिन एक्सीडेंट कहीं ना कहीं गाड़ियां होती रहती हैं, बचती रहती हैं, लोगों को दिक्कतें होती हैं कि जान माल का नुकसान होते रहता है। तो वहां पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने इस तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं की है। तो हमने उनके सामने ये मांग रखी है कि या तो आप कालीबड़ी और हटली मोड़ दो जो एंट्री पॉइंट है कठुआ सिटी में, वहां पर जो है आप या तो फ्लाईओवर बनाएं या आप कुंजवानी की तर्ज पर राउंड अबाउट बनाएं। आप कुंजवानी, कई लोग कहते हैं नेशनल हाईवे में राउंड अबाउट नहीं बन सकता। भैया कुंजवानी में कैसे बन गया है राउंड अबाउट? अगर वहां राउंड अबाउट बनना है तो आप यहाँ भी 2 राउंड अबाउट बनाएं ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो, किसी प्रकार की शहर में आने और जाने वाले लोगों को सुविधा मिले। आप ऐसा कर सकते हैं और नेशनल हाईवे अथॉरिटी को इसमें जो है इसके लिए मजबूर किया जाए कि या तो वो फ्लाईओवर बनाए या राउंड अबाउट बना के इस समस्या का निपटारा करें। ये हमने उनके सामने भी एक मांग रखी। और हमारी लास्ट जो एक मांग और थी, जो 16वें पॉइंट जो हमने उनके साथ डिस्कस किया और मेमोरेंडम की शेप में भी हमने लिखा था, उसमें हमने कहा था कि जो हमारी कैनाल है, आप कठुआ सिटी के अंदर बात करें तो यहाँ पर टूरिज़्म उतना विकसित नहीं, टूरिज़्म लिहाज से कोई भी चीज़ विकसित नहीं है जो जिसको हम कह सकें कि हमारे कठुआ में ये देखने लायक चीज़ है। एक चीज़ हम समझते हैं कि जो हमारा ड्रीम लैंड पार्क है वो थोड़ा सा एक ऐसा पॉइंट है कि आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में, अभी तो पेंडेमिक चल रहा है, लेकिन जब भी गर्मियों के दिनों में हमारे इवन की पठानकोट से, कीड़ी गंडियाल से, दूर दूर से लोग जो है हमारे उस ड्रीम लैंड पार्क को देखने आते थे, अपना एंजॉयमेंट करने आते थे किस तरह से, और कठुआ के आम शहरी भी वहाँ जाते थे। लेकिन वो उतना पार्क जो है डेवलप नहीं हो पाया है। हम चाहते हैं कि उस ड्रीम लैंड पार्क से लेकर वो पूरा एरिया जो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के सामने वाला एरिया जो है वो उसको डेवलप किया जाए टूरिज्म के लिहाज से, ताकि जो कठुआ में भी कठुआ एक स्मार्ट सिटी बने। अगर वहाँ पर टूरिस्ट डेवलपमेंट होती है तो हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, हमारे लोगों को वहाँ पर लोगों को सहूलत होगी। तो ये भी हमने उनके सामने जो है टूरिज्म के एंगल से जो है उस कैनाल से लेकर वहाँ पर ड्रीम लैंड जो है पार्क, तो उस एरिया को डेवलप करने की बात की। तो ये हमारा 16 बिंदु प्रोग्राम था और इसमें हमने मेमोरेंडम भी एक रिटर्न में भी दिया और इसकी हमने एक प्रति हमारे अलग अलग मंत्रालयों में भी भेजी है। हमारी चीफ सेक्रेटरी को, हमारे डिविजनल कमिश्नर को भी हमने ये सौंपी और
और भी जो जो कंसर्निंग अधिकारी हैं सबको हमने इसकी कॉपीज़ भेजी हैं। तो ये हमारा एक प्रयास था कठुआ बार एसोसिएशन की तरफ से, क्योंकि हमने बड़ी देर से हम ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि कठुआ में कुछ भी बात होती तो वो एक राजनीति की भेंट चढ़ जाती थी। हमेशा उसको राजनीति के एंगल से देखा जाता था। लेकिन हमने ये जो मुद्दे उठाए हैं ये आम आदमी से, आम वकील से कंसर्न करते हैं। एक नए एडवोकेट से, एक नया बडिंग, एक लॉ स्टूडेंट जब एक वकील बनता है उसके कंसर्निंग है, या एक वकील जब एक अपनी कुछ एज के बाद एक तरह की स्व रिटायरमेंट लेता है या उसको ओल्ड एज आती है, सीनियर सिटीजन बन जाता है, उसकी सोशल सिक्योरिटी की कोई भी स्कीमें नहीं है गवर्नमेंट के द्वारा। अगर दिल्ली गवर्नमेंट ने पहल की है तो इस तरह की पहल हम जम्मू कश्मीर में भी चाहते हैं। और दूसरा हम चाहते हैं कि कठुआ का हेडक्वार्टर जो है, हमारा कठुआ शहर और इसके साथ साथ जो एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं, जो आने वाले टाइम में जो है किसी दिन म्यूनिसिपलिटी के अंदर जो है इंक्लूड किए जाएंगे, जो रूरल एरियाज़ हैं, जैसे हमारे इधर चंदग्रा हो गया, हमारे इधर गोविंदसर हो गया, हमारे इधर जंगलोट साइड हो गया, या और बरवाल के साइड, जो सारे जो इलाके जो हैं ये कुछ ना कुछ एरिया जो हैं म्यूनिसिपलिटी में एक दिन आएंगे और म्यूनिसिपलिटी एक बहुत बड़ी म्यूनिसिपलिटी होगी। तो कहने का मतलब है कि हमें ये नहीं है कि 2 साल की सोच रख के चलना चाहिए या 5 साल की सोच रख के चलना चाहिए। मेरा अपना ज़ाती मानना है कि हमें कम से कम 50 साल की सोच रख के या 100 साल की सोच रख के चलना चाहिए, उस हिसाब से डेवलपमेंट करनी चाहिए। और हम भी चाहते हैं कि कठुआ जो है एक मॉडल सिटी बने। काफ़ी लोगों का ये सपना है कि इसको भी चंडीगढ़ की लेवल पर तर्ज पर जो है डेवलप किया जाए, लेकिन एक मॉडल है। तो हम चाहते हैं कि कठुआ भी एक स्मार्ट सिटी जो आने वाले टाइम में इसको स्मार्ट सिटी बनने का मौका मिले। ये एक हमारा मिला जुला प्रयास था, विदाउट एनी पार्टी पॉलिटिक्स। हमने ये बातें उनके सामने हाईलाइट की हैं और माननीय महोदय का, हमने उपराज्यपाल महोदय श्री मनोज सिन्हा जी का हमने धन्यवाद भी व्यक्त किया कि उन्होंने बहुत देर बाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को एक यहाँ पर न्योता दिया और हमें अपने मिलने का सौभाग्य भी दिया और हमारी बातें भी बड़ी गौर से सुनी, पेशेंटली सुनी। उसके लिए हमने उनका धन्यवाद भी किया और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आने वाले टाइम में जो भी जेन्युइन इश्यूज़ हैं, जो भी बातें जो कंसर्निंग हैं वो हल किए जाएंगे और आम आदमी के लिए ये जो बातें हैं सहूलत की जाएंगी और हम लोगों को जो है उसका जो है लाभ दिया जाएगा जम्मू कश्मीर में 370 रिवोकेशन के बाद। ये ऐसी आशा उन्होंने, ऐसा आश्वासन भी हमें उन्होंने दिया और हमें उनसे भी बड़ी आशाएं हैं कि वो हमारी इन समस्याएं जो हमने उजागर की हैं, चाहे वो पूरी यूटी के कंसर्निंग हो, एडवोकेट्स के कंसर्निंग हो, या हमारे कठुआ को लेकर स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हो, या एडजॉइनिंग एरिया को डेवलपमेंट के, कहने का मतलब कि जो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं इन मुद्दों को हल उपराज्यपाल करेंगे। तो ऐसा हमें आश्वासन उन्होंने दिया है। जी थे हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रधान अजात चतुर शर्मा जी, जिनसे हमने जाना कि उपराज्यपाल को उन्होंने विज्ञापन के तौर पे उन्होंने सौंपा है। तो उनका कहना था कि हमें 5 साल 10 साल की से हमें 50 और 100 साल का सोचना चाहिए। उसी नज़रिए को लेकर आए हमने उनसे बात की है, बहुत ही बढ़िया और अच्छा लगा। अब इस पे अच्छे सुझाव जो हैं उनके लिए दे सकते हैं कि किस तरह से हमारा जो है कठुआ डिस्ट्रिक्ट और बेहतरीन बन सकता है। कठुआ से मैं राजकुमार, एकलव्य भारत सच की आवाज़।